नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आज हम आपको बताने वाले हैं प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्व। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस टाइप की वीडियो सिर्फ हमारे चैनल पर ही उपलब्ध है। इसीलिए आप इस रोचक तत्वों को जानने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसा ही हमेशा आपको वीडियो मिलते रहे। तो दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि प्राचीन भारत का इतिहास का अध्ययन कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। इससे हमें जानकारी मिलती है कि मानव समुदायों ने हमारे देश में प्राचीन संस्कृतियों का विकास कब, कहाँ और कैसे किया। ठीक है, कब, कहाँ और कैसे किया। यह बतलाता है कि उन्होंने कृषि की शुरुआत कैसे की, जिससे कि मानव जीवन सुरक्षित और सुस्थिर हुआ। ठीक है, मानव एक जगह से रुकने लगे कृषि करने से। ठीक है, इससे ज्ञात होता है कि प्राचीन भारत के निवासियों ने किस तरह प्राकृतिक संपदाओं की खोज की और उनका उपयोग किया। कि हमारे जल और हमारे प्राकृतिक संसाधन है, उससे मानव किस प्रकार से प्रयोग करके अपने जीवन में अपनाना चालू कर दिया। ठीक है, तथा किस प्रकार उन्होंने अपने जीविका के साधन जुटाए। अपने जीने का जो साधन होता है, क्या क्या उसको चाहिए, नेसेसरी वस्तु है, उसको किस प्रकार से जुटाने का कार्य किया, यह भी हमको इसमें पता चलता है। ठीक है, हम यह भी जान पाते हैं कि उन्होंने खेती, कताई माने कि काटने का, बुनाई है ना, धातु कर्म आदि की शुरुआत कैसे की। यानी कि लोग खेती करना कैसे सीखे, किस प्रकार पहले शुरुआत की, कैसे जंगलों की सफाई की और कैसे ग्रामों, नगरों तथा अंततः राज्यों की स्थापना की। यानी कि लोग अपने आप में इतना शिक्षित कैसे हो गए कि जंगल को सफाई करके घर बसाना और ग्रामों और नगरों का स्थापना करना, यहाँ तक कि राज्यों का भी स्थापना कर देना। यही बड़ी बात है, रोचक बातें हैं ये सब। कोई समुदाय तब तक सभ्य नहीं समझा जाता जब तक वह लिखना ना जानता हो। यानी कि वह व्यक्ति तब तक सभ्य नहीं समझाता है जब तक वह लिखना ना जानता हो। यहाँ तक हम लोग जानते हैं दोस्तों कि हमारे जो पूर्वज थे, प्राचीन लोग, प्राचीन भारतीय थे, वह क्या करते थे, वो कुछ न कुछ लिखते थे। आज भारत में जो विभिन्न प्रकार की लिपियाँ प्रचलित है, उन सब का विकास प्राचीन लिपियों से हुआ है। यहाँ पर हमको कन्फर्म हो गया है कि जो आज हम देवनागरी या फिर और भी सारे जो लिपियाँ हम लोग यूज करते हैं, वह यहाँ से लिया गया है, प्राचीन से लिया गया है। ठीक है, हमारी आवाज़ की भाषाओं का भी वही हाल है। ठीक है, हमारी वर्तमान भाषाओं की जड़ें अतीत में है और वे कई युगों में विकसित हुई है ना। कहने का अर्थ है, जो आज हम सरल रूप से जो भाषा बोल लेते हैं, उस भाषा को विकसित होने में कई युगों तक उसको लगा, तब जा कर के हम आज फ्रेंकली इंग्लिश, हिंदी, मराठी, तेलुगु, अदर लैंग्वेज इटीसी जो भी है, वह सब बोलने में और बहुत समय लगा था उसको समझने के लिए लोगों को। आज हम फ्रेंकली बोल देते हैं। दोस्तों, हम लोग देखेंगे ऐसा ही वीडियो को कि हम लोग पहले देखेंगे कि लोग एकजुटता कैसे बनाए, है ना। अनेकता में एकता, अनेकता में एकता। प्राचीन भारत का इतिहास बड़ा रोचक है, क्योंकि भारत अनेक मानव प्रजातियों का संगम रहा है। शुरुआत से ही जो हमारे भारत है, वह अनेक माने कि बहुत सारे मानव के अलग अलग प्रजातियों का भी संगम रहा है। शुरुआत से ही एक जगह पर रहा है, मिलजुल कर रहा है। ठीक, प्राच्य आर्य, हिंद आर्य, यूनानी, शक, हून और तुर्क आदि अनेक प्रजातियों ने भारत को अपना घर बनाया। ठीक है, भारत को अपना घर बनाया। प्रत्येक प्रजाति ने भारतीय सामाजिक व्यवस्था, शिल्पकला, वास्तुकला और साहित्य के विकास में अथाह शक्ति अपना अपना योग्य दिया। मैंने कहने का अर्थ है, जिस जात से, जिस धर्म से हो, जहाँ से भी आया हो, उसके अंदर में जो कला है वह हमारे भारत में दिखाए। ठीक है,
ये सभी समुदाय और इनके सारे सांस्कृतिक वैशिष्ट इस तरह मिल गए कि आज उनमें से किसी को हम उनके मूल रूप में साफ साफ पहचान भी नहीं सकते हैं। कहने का अर्थ है, जो देश से आए, यहाँ पर रहे, संस्कृति को अपने यहाँ दिखाए, वह इस प्रकार से हमारे भारत में मिल गए हैं कि उसको हम छाट पाना या उसको स्पेशल रूप से कह देना कि यह है सो तुर्क का है, यह है सो यूनानी का है, या हमारा गिनने में भी पहचानने में भी नामुमकिन की जैसा बात हो गई है। प्राचीन भारतीय संस्कृति की विलक्षणता यह रही है कि इसमें उत्तर और दक्षिण के तथा पूर्व और पश्चिम के सांस्कृतिक उपादान, ठीक है, संस्कृति के उपादान मतलब के आदान प्रदान जो होता है ना, वो होती रही है, ठीक, सामकोतिक हो गई है। आर्य सांस्कृतिक उपादान उत्तर के वैदिक और सांस्कृतिक मूलक सांस्कृतिक अंग है, तो प्राक आर्य जाति उपादान दक्षिण के द्रविड़ और तमिल संस्कृति से आए हैं, ठीक है। लेकिन द्रविड़, मुंडा और अनेक संस्कृतेतर भाषाओं के बहुत सारे शब्द उन वैदिक ग्रंथों में भी पाए गए हैं जिनका काल 1500 से 500 ईसा पूर्व के बीच बताया जाता है। ये शब्द प्रायद्वीपीय एवं वैदिकेतर भारत से संबंध विचारों, संस्थाओं, उत्पादनों और निवासों के, ठीक है। इसी प्रकार पाली और संस्कृत के बहुत शब्द जो गंगा के मैदानों में विकसित विचारों और संस्थाओं के द्योतक हैं, वे लगभग 300 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के संगम नाम से प्रसिद्ध प्राचीनतम तमिल ग्रंथों में मिलते हैं। इसमें भारत के पूर्वांचल ने भी, जहाँ प्राक आर्य जातियाँ बसी हुई है, अपना योगदान दिया, ठीक है, अपना योगदान किया। कहने का अर्थ है, जो हमारे बौद्ध धर्म और जैन धर्म की जो पाली भाषाएं थी, वह धीरे धीरे, हम लोग जानते हैं शुरुआत से ही कि मध्य गंगा में ये भाषा को सृजन हुआ था, विकसित हुआ था और वहीं से फैला हुआ था। और जहाँ तक की बात यह भी है कि प्राक आर्य इसको ज़्यादातर फैलाई है ना बातें को। यहाँ के लोग मुंडा या कोल भाषाएं बोलते हैं, ठीक। वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया कि हिंद आर्य भाषाओं में फाहा, नौका, खंती, डिंगिंग स्टिक आदि के सूचक बहुत शब्द मिलते हैं, वे मुंडा भाषाओं से लिए गए हैं, ठीक है। अद्यपि छोटा नागपुर के पठार में बहुत से मुंडा परिसर हैं। छोटा नागपुर कहने का अर्थ है झारखंड का छोटा नागपुर, जहाँ पर हजारीबाग जिला, चतरा, रामगढ़ इत्यादि ये सब कोडरमा जो आते हैं वो है ना। फिर भी मुंडा संस्कृति का पूरा अवशेष उतना नहीं है जितना द्रविड़ संस्कृति का। द्रविड़ भाषा के भी अनेक शब्द हिंद आर्य भाषाओं में पाए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि वैदिक भाषा में जो ध्यानात्मक और शब्दात्मक परिवर्तन लक्षित होते हैं, उनकी व्याख्या मुंडा प्रभाव के आधार पर जितनी की जा सकती है, उतनी ही द्रविड़ प्रभाव के आधार पर, यानी कि मुंडा प्रभाव जो मैं कहने करते हैं, मुंडा भाषाओं की जो गणना की जाती है वह किसके आधार पर की जाती है? द्रविड़ भाषा के आधार पर, ठीक है। भारत प्राचीन काल से ही विविध धर्मों का प्रांगण रहा है, यानी कि वहाँ पर घर रहा है भारत। प्राचीन भारत में हिंदू, जैन और बौद्ध धर्मों का उदय हुआ, परंतु इन सभी धर्मों और संस्कृतियों का परस्पर सम्मिश्रण यानी कि मिलावट होती और प्रतिप्रभाव इस प्रकार हुआ कि प्राचीन भारत काल से ही विविध धर्मों का प्रांगण रहा। जो भारत है वह प्राचीन काल से ही विभिन्न जो धर्म है और प्रांगण रहा, मतलब कि उसका घर रहा है भारत। प्राचीन भारत में हिंदू, जैन और बौद्ध धर्मों का उदय हुआ, परंतु इन सभी धर्मों और संस्कृतियों का परस्पर सम्मिश्रण और प्रतिप्रभाव इस प्रकार हुआ कि लोग भले ही भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते, भिन्न भिन्न धर्मों को मानते और भिन्न भिन्न सामाजिक रीति रिवाजों पर चले हो, पर सारे देश में सभी की एक सामान्य जीवन पद्धति है, यानी कि जीवन शैली जो है सभी का एक जैसी थी।
हमारे देश में विविधताओं के बावजूद भीतर से गहरी एकता झलकती है, यानी कि अलग धर्म भले ही हो, लेकिन जो एकजुटता जो होती है वो अंदर से झलकती है। ठीक। प्राचीन भारत के लोग एकता के लिए प्रयत्नशील रहे, यानी कि अपना योगदान जितना हो सके वह देने में सक्षम रहे। उन्होंने इस विशाल उपमहाद्वीप को एक खंड, कहने का अर्थ है एक अखंड देश समझा, जो सबसे अलग होता है ना। सारे देश को भरत नामक एक प्राचीन वंश के नाम पर भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश नाम दिया गया और इसके निवासियों को भारत संतति कहा गया। जो इनके निवासियों को क्या कहा गया? भारत संतति। हमारे प्राचीन काव्यों, दार्शनिकों और शास्त्रकारों ने इस देश को अखंड इकाई के रूप में देखा, यानी कि हमेशा से जो हमारे इतिहासकार रहे, दार्शनिकों रहे और शास्त्रकारों जो रहे, वह हमेशा से उसके मन में था कि भारत एक अखंड देश बनेगा, मजबूत देश बनेगा और सबसे अलग बनेगा। हिमालय से समुद्र तक फैली इस भूमि की उन्होंने सार्वभौमी सकल देशव्यापी राजा के द्वारा शासित क्षेत्र के रूप में कल्पना की है। ठीक है, कि जो पूरा हिमालय से लेकर दक्षिण में हिंद महासागर तक जो पूरा भूमि है वह एक राजा के हाथ में चलते हुए देखा था। राजा के द्वारा शासित क्षेत्र के रूप में कल्पना की है। हिमालय से कन्याकुमारी तक, पूर्व में ब्रह्मपुत्र की घाटी से पश्चिम में सिंधु पार तक अपना राज्य फैलाने वाले राजाओं का व्यापक रूप से अशोकगान किया है। ठीक, ऐसे राजा चक्रवर्तनी कहलाते थे। ठीक है, देश में इस प्रकार की राजनीतिक एकता कम से कम 2 बार प्राप्त हुई थी। ईसा पूर्व 3री सदी में अशोक ने अपना साम्राज्य सुदूर दक्षिणांचल को छोड़ सारे देश में फैलाया। फिर ईसा की 4वीं सदी में समुद्रगुप्त की विजय पताका गंगा की घाटी से तमिल देश के छोर तक पहुंची। 7वीं सदी में चालुक्य राजा पुलकेशी ने हर्षवर्धन को हराया, जो संपूर्ण उत्तर भारत का आधिपत्य माना जाता था। भारत की इस एकता को विदेशियों ने भी सकारा है, मैंने उसको सराहा है कि हाँ, भारत में एकजुटता पाई जाती है। वे सर्वप्रथम सिंधु तटवासियों के संपर्क में आए और इसलिए उन्होंने पूरे देश को ही सिंधु या इंडस नाम दे दिया। ईरानी भाषा में हिंद शब्द संस्कृत के सिंधु से निकला है। इस शब्द का प्रयोग 6वीं सदी ईसा पूर्व के ईरानी अभिलेखों में सिंधु क्षेत्र के लिए किया गया है। कालक्रमेण हमारा देश इंडिया के नाम से मशहूर हुआ, जो इसके यूनानी प्राय के बहुत निकट है। यह फारसी और अरबी भाषाओं में हिंद नाम से विदित हुआ। हिंदुस्तान शब्द पहल 3री सदी में ईरान के शासकों के अभिलेखों में मिलता है। ठीक है, हिंदुस्तान शब्द कहाँ से मिलता है? हमारे 3री सदी में ईरान के जो शासक था ना, शासकों को उसके अभिलेख में मिलता है। ठीक, देश में भाषात्मक और सांस्कृतिक एकता स्थापित करने के लिए निरंतर प्रयास तो होते रहे। ईसा पूर्व 3री सदी में प्राकृत देश भर की संपर्क, यानी कहते जो प्राकृत लैंग्वेज है वह देश भर की संपर्क भाषा यानी कि लिंगवा फ्रैंका का काम करती थी। यह भी उल्लेखनीय है कि प्राचीन महाकाव्य रामायण और महाभारत तमिल के प्रदेशों में भी वैसे ही आह्लाद और भक्ति भाव से पढ़े जाते थे जैसे काशी और तक्षशिला की पंडित मंडलियों में। ठीक, यानी कि दक्षिण और जो उत्तर में जिस प्रकार से रामायण और महाभारत पढ़ने का जो जरिया था, जिस प्रकार से होश और उल्लास से पढ़ते थे, है ना, भक्ति भाव से, उस प्रकार से हमारे कहाँ पढ़ते थे? भारत के तमिलों प्रदेशों में भी, कि दक्षिण में। ठीक,
इन दोनों महाकाव्यों की रचना मूलतः संस्कृत में हुई थी। बाद में इन्हें विभिन्न स्थानीय भाषाओं में भी प्रस्तुत किया गया, परंतु भारत के सांस्कृतिक मूल्य और चिंतन चाहे जिस किसी भी रूप में प्रस्तुत किया जाए, उनका सारा तत्व सारे देश में एक सा रहा है। कहने का अर्थ है सारे देश में एक जैसा ही किताब बनती है, लेकिन पढ़ने का जो भाषा होती है भले ही वह चेंज होती हो। भारतीय इतिहास की यह विशेषता है कि यहाँ एक विचित्र प्रकार की सामाजिक व्यवस्था उदित हुई, मतलब कि उत्पन्न हुई थी। ठीक है, उत्तर भारत में वर्ण व्यवस्था या जाति प्रथा का जन्म हुआ, जो सारे देश में व्यापक हो गई, मतलब कि बढ़ गई, फैल गई, है ना। प्राचीन काल में जो लोग बाहर से आए वे भी किसी न किसी वर्ण जाति में मिल गए। वर्ण व्यवस्था ने ईसाइयों और मुसलमानों को भी प्रभावित किया। धर्म परिवर्तन करने वाले लोग किसी न किसी जाति के थे और वे हिंदू धर्म को छोड़ नए धर्मों में दीक्षित हो जाने पर भी पूर्ववत चलते रहे। कहने का अर्थ है अपने धर्म को परिवर्तन करने के बाद भी वह अपने जीवन को किसी न किसी प्रकार धर्म से जात में जोड़ दिया। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा प्राचीन भारत इतिहास के महत्व का कुछ पॉइंट। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें ताकि उसको भी इस प्रकार की नॉलेज जरूर मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।